अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज। मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्टरूम नंबर 1। आज तारीख है 6 नवंबर 2024 और 26वीं आईनी तरमीम पर अदलिया की हद तक शिकों पर अमल दरामद हो चुका। आईनी बेंच का कयाम हो गया। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान बन गए, जो बजाहिर मौजूदा चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस याया खान आफरीदी ने बतौर 30वें चीफ जस्टिस जब कमान संभाली तो वो ये जानते थे कि वो मुल्क के बेबस तरीन चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। तो उन्होंने आखिर क्या ऐसा हासिल किया इस सब से, जो उन्होंने अदलिया की कमान एक तरह उस पार्लियामान के हाथ थमा दी जो कि खुद इस्टेब्लिशमेंट के ताबे है। हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में हैं और आज इसी से मुतालिक बात भी करेंगे। तो वसीम, मुझे ये बताइएगा कि क्या जस्टिस याया अफरीदी ने कुछ हुकूमत से हासिल किया है, या फिर ये सिर्फ सहूलतकारी थी, सरेंडर था, डील थी, शिकस्त है? ये क्या है आखिर? आपके जो आज मौजू है, ये सवाल है, ये सबसे प्रोमिनेंट है, अब तक का सबसे अहम तरीन सवाल मैं इसलिए समझता हूँ कि देखिए, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने ही हाथों से अपने ही हाथ काटे हैं, अपने ही फैसलों से अपने हाथ काटे हैं और एक ऐसे चीफ जस्टिस बन गए हैं जिनके पास कोई अख्तियार नहीं। एक सुपर चीफ जस्टिस का नाम दिया जा रहा है इस वक्त अमीनुद्दीन खान को। तो आखिर सवाल तो यही है कि आपने उस पार्लियामान के हाथ में ये जुडिशरी थमा दी जो एस्टैब्लिशमेंट के सामने सरेंडर कर चुकी है, और फिर आप 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बने हैं। और ना सिर्फ 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बने हैं, आपने अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है वो भी कम की है इस चीफ जस्टिस बनने के ओहदे को कबूल करने के लिए। तो फिर आखिर हासिल क्या किया है? और यहाँ पर बात यहीं तक नहीं रुकती। मैं कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, वो हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको वन लाइनर वो बता देता हूँ, फिर हम हर एक के ऊपर बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत जो है वो भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के ऊपर अब जो एतमाद है वो नहीं रखती। भरोसा जो है याहिया अफरीदी साहब ने वो हुकूमत का ही खो दिया पहले हफ्ते में। और फिर अपने भी सीनियर जजेस जो हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको भी नाराज कर दिया। और साथ उन्हें ही नाराज नहीं किया बल्कि दीगर भी जो उनके साथ जजेस हैं, जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं, उनको भी नाराज किया। और फिर उसके साथ साथ ये जो अब सारा कुछ उन्होंने किया, तो ये शिकस्त थी या सरेंडर था या फिर सहूलतकारी थी? और अगर शिकस्त थी तो चले समझ आती है कि वो कहें कि जी मेरे पास ऑप्शन क्या था, 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी थी, मैंने उसके नतीजे में ये तमाम तर जो प्रोसेस है ये आगे बढ़ाना था। चीफ जस्टिस बना हूँ, उसका ओहदा भी मैंने कबूल किया। जो आईनी बेंचेस बने हैं उसमें भी मैंने अपना वोट जो है वो तो अमीनुद्दीन खान के खिलाफ दिया, लेकिन अब मैं क्या कर सकता था? तो वहां पर सवाल ये पैदा होता है कि आपको एक वे आउट जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने दिया था। और ये वे आउट कोई उन दो जजेस के ऊपर ये इल्जाम लगता है कि वो चीफ जस्टिस काजी फरीसा को काम नहीं करने दे रहे थे, वो पार्लियामान की बालादस्ती नहीं चाहते, उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ से ये एक आर्गूमेंट आता है। मगर अहम तरीन बात यह है कि जिस वे आउट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो वे आउट ये था कि 31 अक्टूबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो कि पार्लियामान की बनाई गई, जो कि कानून पर अमल दरामद किया गया है, को खुद से कोई फैसला नहीं सुनाया गया। उस कमेटी का इजलास, आपको वो खत लिखते हैं कि बुलाया जाए, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी वो इजलास नहीं बुलाते। वो फिर खुद इजलास बुलाकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का उस इजलास में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 के तहत एक फैसला कर देते हैं, जो कि अक्सरियती फैसला होता है, जो कि मानना हर जज के ऊपर लाजिम है, जो कि मानना सुप्रीम कोर्ट पे लाजिम है, जो कि मानना रजिस्ट्रार ऑफिस को लाजिम है। वो कहते हैं कि 4 नवंबर को आप इस मामले की समाअत रख लीजिए, आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं, और उसको फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। अब देखिए ये वे आउट क्यों था जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसलिए एक वे आउट था जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए, पूरी अदलिया के लिए, पूरी सुप्रीम कोर्ट के लिए, कि 5 को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है। उससे कबल जब फुल कोर्ट बैठ जाएगी, 26वीं आईनी तरमीम जो है वो चैलेंज हो जाएंगी, तो उसके बाद ये प्रोसेस तब तक रुक जाएगा आईनी बेंचेस का, जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फुल कोर्ट है वो जो आईनी हैसियत है इन आईनी तरामीम की वो जांच नहीं लेती, उसके ऊपर एक जुडिशल रिव्यू नहीं आ जाता। अब इस सारे मामले में जो दूसरा इसका काउंटर आर्गुमेंट दिया जाता है, वो ये दिया जाता है कि 26वीं आईनी तरामीम के तनाजुर में ही जो आईनी बेंचेस हैं उन्होंने ही आईनी पिटीशन सुननी है, फुल कोर्ट कैसे सुन सकता है? तो उस पर एक चीज जो एक कॉमन सेंस की बात है कि यानी एक चीज हुई जिसको हम तरमीम का नाम दे रहे हैं, उसके जो बेनिफिशियरी हैं या उसके नताइज में जो इकदाम हुए हैं, वही लोग बैठकर इसकी आईनी हैसियत को कैसे जान सकते हैं? मतलब ये तो एक मुसलमा असूल है पूरी दुनिया में। तो जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उन्होंने ना सिर्फ
उस वे आउट को हासिल किया। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, मैं इस हद तक कहने पे हक बजाने समझता हूँ खुद को, ये मेरी जाती राय है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी पहले हफ्ते में ही एक कानूनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ठहरे हैं। अब मेरा सवाल ये है, आईनी बेंच भी बन गया। जब आईनी बेंच बन गया और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी भी तब्दील हो गई, तो वो जो 31 अक्टूबर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फैसला था, उसकी जो लाश है वो भी तो आपने कहीं ना कहीं दफन करनी है। तो वह कहाँ बैठ के दफन करें? बिल्कुल ऐसे ही है वसीम। और अब तो जब आईनी बेंचेस बन गए तो मैं समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी एक तरह से खत्म ही हो गई, क्योंकि जो आईनी बेंच है उनकी तो अपने प्रोसीजर और अपनी प्रैक्टिस बनाने के लिए सीनियर तरीन जो आईनी बेंचेस के जजेस हैं, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, उनकी अपनी कमेटी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की हैयत तब्दील होने से भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। मगर बहरहाल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर का फैसला था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, और बिलाशुबा उसकी लाश दफनाने के लिए कोई ना कोई जगह होगी और वो जस्टिस याया अफरीदी ही तय करेंगे, क्योंकि ये खिलाफ वर्जी उन्हीं की जानिब से की गई है। लेकिन वैसे जस्टिस याया अफरीदी ने जब चीफ जस्टिस का कलमदान संभाला जैसे ही, तो हमने देखा कि कुछ इकदाम उन्होंने फौरी तौर पर इंतजामी सतह पर किए, जिसमें चीफ जस्टिस कादी फैजीसा के जो लिए गए फैसले थे उनको अंडू करना था। जैसे रिसर्चर्स वापस लाए गए, जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की साख्त बहाल की गई, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह को एडीआर कमेटी का सरबराह बनाया गया। तो ये सब कुछ भी तो उन्होंने किया। फिर उन्होंने 6 जजेस को बुलाया, ये हमारी ही खबर थी। उन 6 जजेस के जो खत का मामला था उस पर उनको एतमाद में लिया, उनकी दादरसी करने की कोशिश की। वहां से ये भी बात सामने आई, आप ही ने बताया कि हमारे एफसीआर की कोर्ट वीडियो में कि उन्होंने बाकायदा ये पैगाम दिया है कंसर्न क्वार्टर्स को कि आपने अब अदलिया में मुदाखलत नहीं करनी। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि जस्टिस याया अफरीदी को बेख्तियार जानबूझकर इसलिए बनाया गया हो क्योंकि जो हमारे ताकतवर हल्के हैं उनको भी ये इल्म हो गया था कि वो थोड़े डट जाने वाले चीज साबित हो सकते हैं, और फिर जस्टिस अमीन जैसा बंदा ही फिट साबित होगा? या नहीं, सब कुछ प्री डिसाइडेड है और जस्टिस याया अफरीदी को मालूम था कि वो इतने बेख्तियार होंगे, उनके पास कोई इख्तियार नहीं होगा, और इसी वजह से वो अपने साथी जजेस के साथ मिलकर कोई एडवेंचर भी नहीं कर रहे थे? मैं अब तक के जस्टिस याहिया अफरीदी के जितने भी इकदाम थे, जब उन्हें हम रोजाना की बुनियाद पर डिस्कस कर रहे थे, तो तब भी एक बात कर रहा था कि मुमकिन तौर पर मुझे ये सब ऑप्टिक्स के लिए लगता है, ये सब कॉस्मेटिक मैयर्स हैं। और आज भी मेरे नजदीक ये आर्गुमेंट ज्यादा तकवीत बख्श है कि वो सब एक दिखावा था, हकीकत में कुछ और था। वरना अगर वो जानबूझ के ही अपने फैसलों से अपने हाथ ना काटते और एक पावरफुल चीफ जस्टिस बनते जिनके पास अख्तियार होता, ऑब्वियस है हर चीफ जस्टिस जो आता है उसका एक विजन होता है जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी को जब वे आउट मिल चुका था, लेकिन उन्होंने वो वे आउट अवेल नहीं किया। उन्होंने कानूनी खिलाफ वर्जी करके भी ये जो एक फैसला किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फैसला रजिस्ट्रार ऑफिस ने भी नहीं माना और दीगर मामलात हुए। तो मुझे ये लगता है कि सारे मामले में कहीं ना कहीं या तो अगर वो सहूलतकारी नहीं थी तो फिर वो शिकस्त थी, और अगर शिकस्त नहीं थी तो फिर वो सिरेंडर था। लेकिन इन सब में एक चीज जो सबसे अहम है वो ये कि अगेन सवाल वही आता है कि बदले में उन्हें क्या मिला होगा। देखिए आपने किया क्या, अब हुआ क्या है, वो हमें समझने की जरूरत है। और जो जो बात हम डिस्कस करेंगे, आखिरी सवाल ये होगा कि याहिया अफरीदी साहब ने हासिल क्या किया है। अभी भी मैं एक चीज समझता हूं कि हमें थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए जरूर देना चाहिए कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कल के रोज जैसे एक और इजलास उन्होंने बुलाया है। वो इजलास है जो इंतजामी जजेस थे एटीसी के, वो आके बैठेंगे। परसों के रोज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास है। लेकिन जहां हम मजीद वक्त देने की बात करते हैं, वही हमारी नजर में ये आता है कि अब तो 26वीं आईनी तरमीम पे अमल हो गया, अदलिया को एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में थमा दिया गया, तो मजीद आप क्या कुछ करके जो अपने अख्तियारात हैं वो बहाल करवा पाएंगे। समझने की जरूरत यह है कि कल के रोज वफाकी हुकूमत ने जस्टिस याहिया अफरीदी को आईनी बेंच का सरबराह बनाने से इनकार किया है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। एक तजवीज आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान की जानिब से। वो तजवीज ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के टॉप 5 सीनियर जजेस हैं उनके ऊपर मुश्तमिल एक जुडिशियल आईनी बेंच बना दिया जाए। हुकूमत ने उसके ऊपर साफ इनकार किया। जब हुकूमत इनकार कर रही है तो वो जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर भी इनकार कर रही है। तो आपने अपने फैसलों से क्या किया, पहले ही हफ्ते में अपनी ही हुकूमत का जो एतमाद है वो खो दिया। हुकूमत ने आपके ऊपर अदम एतमाद कर दिया। वसीम, आपने जो
जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तजवीज़ दी सीनियर 5 जजेस के ऊपर मुश्तमिल आईनी बेंच बनाने की। उन सीनियर 5 जजेस में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस के तौर पर हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का तो बज़ाहिर कोई बहुत फ़ायदा होता है इस बेंच से मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी या जस्टिस मंसूर अली शाह ने कभी इनके हक में कोई फ़ैसला नहीं दिया। फिर जस्टिस अमीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल के बारे में तो हमें वैसे ही मालूम है। तो उनको जस्टिस मुनीब अख्तर से या चले कह लें जस्टिस मंसूर अली शाह से क्या फ़ायदा हासिल होना था? तो ये कम से कम कुछ समझ वाली एक लग रही थी, वक़्त के मुताबिक एक बेहतर तजवीज़ लग रही थी। लेकिन ज़ाहिर है, अगर हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाना होता, तो वो 26वीं आईनी तरमीम ना लाते, वो तो नहीं होना था। लेकिन जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान के खिलाफ वोट दिया, तो क्या वो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए था? क्या वो भी सिर्फ अपने आप को ये शो करने के लिए, अपने साथी जजेस को राम करने के लिए था? क्योंकि इजलास से पहले भी वो मिले हैं वफाकी वज़ीर कानून से, और उससे पिछले दिन भी वो अटॉर्नी जनरल और आज़म नज़ीर तारड़ से मिले हैं। तो जब आपकी सारी बातें प्री डिसाइडेड हैं, तो इजलास में बैठकर इख्तलाफात करना, इजलास में बैठकर ये कह देना कि वो इसके हक में नहीं है, अपना वोट को कम करा देना, जब आपको मालूम है आपके वोट से फ़र्क नहीं पड़ना, मेजॉरिटी हुकूमत के पास है, तो अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि शायद ये साबिक चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा का एक प्रो मैक्स वेरिएंट हो सकता है। उसके सिवा तो फिलहाल ये बात दुरुस्त है कि सब कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन अभी तक के ऑप्टिक्स तो यही बता रहे हैं कि आप दिखा कुछ रहे हैं, इंतजामी सतह पर कर कुछ रहे हैं। मुझे भी यही लगता है ज़ाती हैसियत में कि ये शहीदों में नाम लिखवाने के मुतरादिफ था कि कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में बैठकर उन्होंने हुकूमत का जो हक में वोट नहीं दिया आईनी बेंचेस के लिए, वहीं पर जो जिन मुलाकातों का आप तज़किरा कर रही हैं, इस हद तक तो समझ आती है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो चीफ जस्टिस से मिलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हुँ। काज़ी फैसल साहब जो हैं, उनकी भी जो बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में मुलाकातें थी, सिवाय 1-2 मर्तबा को छोड़कर, लेकिन वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मिलते थे। लेकिन यहाँ आज़म नज़ीर तारड़, ठीक है यार वो लॉ मिनिस्टर होंगे, लेकिन वो लॉ मिनिस्टर भी आपसे किस कैपेसिटी में मिल रहे हैं? वो लॉ मिनिस्टर जो एक बार को हेड करते हैं, वकला के एक ग्रुप को, वो लॉ मिनिस्टर जो रूए रवां हैं 26वीं आईनी तरमीम के, वो लॉ मिनिस्टर जो आज से 2 रोज़ कबल इंतहाई खौफनाक कानून साज़ियाँ हुई हैं, उनके रूए रवां हैं, फिर कानून साज़ियों से पहले की भी मुलाकात। तो अगेन जब मैं सोचता हूँ कि हासिल क्या हुआ होगा, वहीं पर मुझे साबिक चीफ जस्टिस जो कि पाकिस्तान की 77 साला अदालती तारीख का एक सियाह-तरीन बाब था, वो शख्स आपने कहा कि या जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्ज़न होंगे, मैं इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं करता। शायद फैसलों की हद तक तो हों, शायद जुडिशियल फैसलों की हद तक हों, शायद इंतज़ामी फैसलों की हद तक भी हों। लेकिन आप जिस शख्स के साथ जस्टिस याह्या अफरीदी को कंपेयर कर रही हैं, बड़ी माज़रत के साथ हम ये उनकी रिटायरमेंट के बाद में बात नहीं करना चाहता था, मैंने पहले भी 1-2 मर्तबा कहा। लेकिन जब तज़किरा आता है तो फिर बात करना लाज़िम हो जाती है। हमने उस उनके जब वो चीफ जस्टिस थे और जब सहाफ़ियों पे बड़ा कड़ा वक़्त भी था, हमने तब भी डंके की चोट पर बात की थी। तो वो बतौर इंसान एक बड़े कद्दावर इंसान नहीं थे। एक बहुत बड़े मर्तबे पर एक इंतहाई छोटा इंसान बैठा था। अगर किस किस हद तक वो पर्सनल जाते थे, ये कहानियाँ तो हमने बताई नहीं है अभी। तो उस हद तक मैं कंपेयर नहीं कर सकता जस्टिस याह्या अफरीदी को, लेकिन वहीं पे एक और बात है। जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा थे। चले वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ इस हद तक अपने दिल में कीना, बुग़्ज़, अनाद और ज़ाती दुश्मनी समझते थे कि वो अपना जो हल्फ़ है, उससे भी रूगर्दानी कर गए, आईन और कानून से भी पीछे हट गए। इस बात तक समझ आती है कि वो अपना ज़ाती जो इंतकाम है वो लेना चाह रहे थे, तो उन्होंने वो फ़ैसले शुरू में दिए क्योंकि उनकी जो सोच है, वो सिंक कर गई थी इस मुल्क की फ़ौजी एस्टैब्लिशमेंट के साथ। लेकिन उन्होंने 12 जुलाई के बाद जो कुछ अपना सारा स्टेट पे लगा दिया था, उसकी एक वजह समझ आती। वो वजह ये थी कि उन्हें नज़र आ रही थी उनकी एक्सटेंशन। उन्हें नज़र आ रही थी या तो एक्सटेंशन होगी या आईनी अदालत का सरबराह बना दिया जाएगा। उनको एक लॉलीपॉप तो बरअज़ हुकूमत ने दिया था। वो तो हालात ऐसे बन गए कि फिर वो आईनी तरमीम में डाल नहीं सके ये लोग। तो एट लीस्ट उन्हें कुछ हासिल होता हुआ नज़र आ रहा था जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये सब कुछ किया था। और दूसरा, वो 2, 3, 4 महीने के टाइम स्पैन के लिए था। यहाँ पर जस्टिस याह्या अफरीदी को क्या हासिल हो रहा है, ये नज़र नहीं आ रहा। और फिर 3 साल के लिए है और जस्टिस याह्या अफरीदी अब 3 साल के लिए बैठ के क्या सुनेंगे?
यही एडीसी के इंतजामी जजेस को मुलाकात के लिए बुलाते रहेंगे। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो जेर इल्तवा इंफ्रैक्शियस किस्म की बदनीयती पर मबनी बेशुमार जो दरखास्तें हैं उनको डिस्पोज ऑफ करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच में बैठकर जो दीगर मुकदमात हैं, यानी जो आईनी बेंच के सरबराह बनाए गए हैं, उनको अगर अबूर है सिविल कानून के ऊपर, तो अब वो तो उधर चले जाएंगे आईनी बेंच में, तो उनकी जगह सिविल लॉ के ऊपर फैसले देंगे। या फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल, जिनकी खासियत फौजदारी मुकदमात है, तो आपकी भी खासियत फौजदारी मुकदमात है, तो फिर आप उनकी जगह फौजदारी मुकदमात सुनेंगे, टैक्स के मैटर सुनेंगे, आप तलाकों के मुकदमात सुनेंगे, आप बच्चों की हवालगी के मुकदमात जो है सुनेंगे। आल्दो इन मुकदमात की अहमियत है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इन मुकदमात को प्रेफरेंस पर किसी और तरीके से रखा जा सकता था। ये जो आईनी और कानूनी नौयत के मुकदमात हैं, ये जब सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है तो उसका असर बराह रास्त इस मुल्क की 25 करोड़ आवाम पे पड़ता है, जबकि दीगर जो मुकदमात हैं वो किसी की जाती हैसियत के मुकदमात हैं, उन्हें भी एड्रेस होना चाहिए था। तो इस सारी सूरत हाल में 3 साल की लेगेसी क्या हो? देखिए वसीम, जो मैं समझती हूँ वो ये है कि शायद जस्टिस याया अफरीदी अब तक ये ख्याल कर रहे थे, जो हम उनकी लेगेसी के हवाले से बात करें जो अब तक रही, अगर हम उसको देखें तो हम बार बार ये बात करते हैं कि उनका एक हिसाब है कि अगर आग लग रही है दुनिया में तो लगती रहे आग, मैंने नहीं लगाई मुझे क्या। तो ये वाला जो उनका एक एटीट्यूड है, वही एटीट्यूड मुझे लगता है कि शायद पसंद भी आ गया कुछ हलकों को, और इसी वजह से उनको मुंतखब किया गया। और उसके बाद जब वो आ गए, उनका तकर्रुर हो गया, तो अब भी वो किसी तनाज़े का शिकार होना नहीं चाह रहे। लेकिन जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, उस कुर्सी नहीं पर वो नहीं, अब यहाँ तक मैं आपको 1 हफ्ते रोकूंगा, के अंदर ही मुतनाज़े यहाँ मैं हो आपको चुके हैं। रोकूंगा, यहाँ मैं आपको रोकूंगा। हम ये बात करते रहे कि वो शख्स जो है वो मुतनाज़ नहीं होना चाहता, 184(3) के मुकदमात माजी में वो नहीं सुनना चाहता। हजूर, अब आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं। जब आपने 26वीं आईनी तरमीम मानी थी और उसके नतीजे में अपने 2 सीनियर्स को सुपरसीड करके आपने चीफ जस्टिस का मनसब कबूल किया था, उस रोज ही आप मुतनाज़ा हो चुके थे। और फिर एक ऐसी पार्लियामान की जानिब से जिसने एक तो आईनी तरमीम के वक्त जो तरीकाकार अपनाया, और फिर उस पार्लियामान की जो अपनी इखलाकी और कानूनी हैसियत है 8 फरवरी के इंतखाबात की, तो आप मुतनाज़ हो चुके थे। फिर अब आपने इस सारे मामलात में कानून की जो खिलाफ वर्जी की है उससे आप उससे ज्यादा मुतनाज़ हो चुके हैं। और फिर आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और पूरी अदलिया को मजमूई हैसियत में उस पार्लियामान के हाथ में दे दिया है, थमा दिया है, बांध के फेंक दिया है, जो इस मुल्क की फौजी स्टैब्लिशमेंट के सामने सरेंडर कर चुकी है। तो मुतनाज़ा अभी भी आप अगर सोच रहे हैं कि आप मुतनाज़ा नहीं हुए, तो बड़ी माजरत के साथ मोअज़्ज़ज़ जज हैं, तो वो फिर शायद किसी और ही दुनिया में रहती हैं। वसीम, लेकिन लेकिन हम ये भी तो बात कर सकते हैं, हम ये भी तो बात कर सकते हैं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं याया खान आफरीदी, वो अगर जो उनकी जो भी लेगेसी है अब तक जो रही है मुतनाज़े ना होने की, अब तो वो मुतनाज़े आपकी बात है बिल्कुल हो चुके हैं। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं ना कि वो 3 साल का लंबा अरसा है, वो लेगेसी लेकर क्या जाएंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि इस 3 साल के अरसे में अगर उन्होंने पार्लियामेंट को इसी तरीके से इजाजत दी रखी कि आप सुप्रीम कोर्ट में जज भी लगाएं, आप सुप्रीम कोर्ट में बेंच भी बनाएं, आप सुप्रीम कोर्ट में जो आपको नहीं पसंद उनको आप साइडलाइन कर दें, जो आपको पसंद है, आपसे मुराद हुकूमत नहीं है, आपसे मुराद फौजी एस्टेब्लिशमेंट है, आप उनको ले आए। तो अगर यही लेगेसी लेकर चलते हैं जस्टिस याया अफरीदी, तो मैं ये समझती हूँ कि वो इस नाम से जरूर याद रखे जाएंगे कि जो एक ऐसा चीफ जस्टिस जिसने बाकायदा खुद को तो बेख्तियार किया तो किया, अपनी अदलिया को एक तरह से बेच दिया। इससे पहले जब साबिक चीफ जस्टिस कादी फरीसा थे, उन्होंने मुकम्मल सहूलतकारी की, और जो जिस भी तरह की उनकी शख्सियत थी, लेकिन वो सहूलतकारी थी, थमाया अगले चीफ जस्टिस ने आकर अदलिया को, बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट को। तो हमें इस फैक्ट को भी देखना है, अगर ये इसी तरीके से चलता रहा और यही तरीके का रहा जो अभी है, तो फिर तो जस्टिस याया अफरीदी का नाम किसी भी अच्छे तरीके से याद रखा नहीं जा सकता। इंतजामी सतह पर कोई जज जो भी करे, हमने देखा है कि कैसे अगले चीफ जस्टिस ने आते ही पिछले चीफ जस्टिस के इंतजामी सारे फैसलों को वापस कर दिया। तो ये मुझे उनकी लेगेसी किसी भी सूरत, कम से कम अब तक जो कुछ हुआ उसके तनाजुर में अच्छी होती नजर नहीं आ रही। लेकिन अभी बहुत सा वक्त है, अभी 26वीं आईनी तरमीम के नताइज आने हैं, अभी उससे मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा फौजी स्टैब्लिशमेंट को खुद भी देखना है क्या हासिल होता है, क्या नहीं हासिल होता, क्या अदलिया को वाकई सिर्फ महकमा इंसाफ बनाना है या फिर उसको अदलिया रहने देना है। ये सारे कुछ आने वाले दिनों में सेटल होना है। तो अभी कुछ भी कहना कबल वक्त जरूर है, लेकिन फिर वही सवाल
हासिल क्या किया, इसके एग्जैक्ट आंसर पे पहुंचने के लिए भी कुछ दिन दरकार हैं। तो हम कुछ पॉसिबिलिटीज के हवाले से बात कर रहे थे और उन्हीं पॉसिबिलिटीज को देखते हुए हमें अभी तक तो यही समझ में आती है कि ये एक तरह का सरेंडर है। क्योंकि अगर जस्टिस याया अफरीदी को ये लगा था कि वो मुतनाज़ नहीं होंगे, अगर उनको ये लगा था कि वफाकी हुकूमत उनके साथ चलेगी और उनको ये लगा था कि मौजूदा फौजी एस्टेब्लिशमेंट जो जजेस हैं उनके मामलात में इंटरफेयर नहीं करेगी, तो यहाँ तक ये शिकस्त है और ये सरेंडर है। ये किसी भी सूरत मुझे तो कोई कुछ देकर कुछ हासिल करने वाला मामला नहीं लगता। लेकिन स्टिल कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, हमें कुछ दिन कम अज़ कम देने चाहिए। किसी भी चीफ जस्टिस का 2 से 3 माह का अरसा एक हनीमून पीरियड ज़रूर होता है, लेकिन क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी एक इंतहाई गैर मामूली हालात में चीफ जस्टिस बने, तो उनके आते ही जिस किस्म के फैसले हुए उससे हम कुछ-कुछ उनके मुतनाज़े होने से मुतालिक बड़े वसूख से बात कर रहे हैं। लेकिन देखना है कि वो इसी तरीके से मामले को चलने देंगे और जो मौजूदा बेंच बना है इससे तो मुझे लग रहा है कुछ भी करके एक तरह से तौसीक ली जाएगी 26वीं आईनी तरमीम की। तो देखते हैं कि अब जो आइंदा आने वाले दिन हैं उनमें ये बेइख्तियार तरीन चीफ जस्टिस क्या करते हैं। तब तक के लिए आप और मैं ऑब्जर्व कर रहे हैं। अपनी अगली जो भी अपडेट्स होंगी वो इसी प्लेटफॉर्म पर मैं और वसीम मलिक आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।